तू डाल डाल मैं पात पात। कर्नाटक के चुनावी दंगल की यही ताजा तस्वीर है। 10 मई को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी लागू करने का वादा किया है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया है। हर परिवार को 5 किलो चावल और 5 किलो मोटा अनाज भी दिया जाएगा। बीपीएल परिवारों को आधा लीटर नंदिनी दूध भी मुफ्त दिया जाएगा। गरीबों के लिए 10 लाख मकान का वादा भी किया है। बीजेपी 30 लाख महिलाओं को फ्री बस पास देगी। बीजेपी के जवाब में कांग्रेस ने भी कई बड़े वादे कर डाले हैं। कांग्रेस ने सभी घरों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा किया है, जबकि परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए दिए जाएंगे। बीपीएल परिवार के हर व्यक्ति को हर महीने 10 किलो अनाज दिया जाएगा और बेरोजगार ग्रेजुएट्स को हर महीने 3000 रुपए देने का वादा है। कांग्रेस ने भी सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का वादा किया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इन वादों के जरिए कर्नाटक में उसकी नैया पार लग जाएगी। I want to make Karnataka a global Karnataka, a Karnataka with a peace, Karnataka with a progress, Karnataka with a positive approach. So you have 75% reservation. All section of the society will be covered with us. चुनावी वादों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के वादों को झूठा बताया। कांग्रेस ने भी अपनी वारंटी खो दी है। कांग्रेस की वारंटी खत्म हो चुकी है। कांग्रेस विश्वसनीयता खो दी है। ऐसे में बिना वारंटी वाली कांग्रेस की गारंटी भी उतनी ही झूठी है। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र के जिस ऐलान पर सबसे ज्यादा विवाद खड़ा हुआ है वो है बजरंग दल पर बैन। हालांकि उसमें PFI पर बैन लगाने का भी जिक्र है। We are not going to spare any organization, whosoever it is, who is spreading the hatredness in the society. We will not spare even a single organization. लेकिन बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात ने बीजेपी को नया हथियार दे दिया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। अंतिम दौर में आकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे की पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर बवाल मचा हुआ है। अब पीएम मोदी ने कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस दोनों से सतर्क रहने की अपील की है। कांग्रेस जेडीएस दिखावे के लिए दो दल हैं, लेकिन दिल से और अपनी करतूतों से ये दोनों एक ही है। इधर कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 3 साल पहले चोरी की गई सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं, ये जो आपकी सरकार है, चोरी की सरकार है, 3 साल पहले ये सरकार बीजेपी ने चोरी की, लोकतंत्र को नष्ट करके चोरी की, इसके भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोलते? लेकिन सवाल ये है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के बगैर क्या चुनाव जीतना मुश्किल है? आखिर कांग्रेस को बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा क्यों करना पड़ा? इसका उसे फायदा होगा या नुकसान? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दे लोगों को लुभाएंगे या आखिर में बात धर्म, बैन और कोटा पर आकर ही ठहर जाएगी? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनाव अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज फिर से एक बार बात हो रही है कर्नाटक की, क्योंकि ताजे 2 मैनिफेस्टो आए हैं, आज कांग्रेस का और उससे पहले बीजेपी का, और इसमें कुछ बातें ऐसी निकल कर आ गई जिसने कुछ और चीजें जोड़ दी चुनावी चर्चा में। तो समग्र चर्चा करेंगे, लेकिन
फोकस जरूर रहेगा इन चुनावी घोषणा पत्रों पर, क्योंकि इनसे बहुत सारे सवाल भी उपजे हैं और बहुत सारी बातें भी, और जनता का भी इस पर अच्छा खासा फोकस रहता है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली, कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह, वरिष्ठ पत्रकार विजय ग्रोवर, राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी और राजनीतिक विश्लेषक कार्तिकेय बत्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर हम अपने जो पॉलिटिकल मेहमान हैं या पार्टी रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं, लेकिन आज मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार पैनल की तरफ पहले जा रहा हूं। विजय ग्रोवर साहब, तो घोषणा पत्र आ चुके हैं और इस घोषणा पत्र में मुझे दो मोटी मोटी चीजें सुनाई दी। एक तो सुनाई दिया बैन और दूसरा सुनाई दिया फ्रीबीज। फ्रीबीज अपने आप में एक पूरा अलग मुद्दा है, कई जगह फ्री आया दोनों ही पार्टियों में, उसको थोड़ा अलग रखते हैं। लेकिन ये जो बैन की बात है, खास तौर पर जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है जिसमें पीएफआई का नाम तो आया लेकिन साथ में बजरंग दल का भी नाम उन्होंने डाल दिया। अब गौरव वल्लभ साहब कह जरूर रहे थे कि हम किसी को ये नहीं करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जनता को ये समझ में आता है, दिखता है। अभी इतनी जगह और सरकारें हैं, अगर ऐसा बैन आपको लगाना था तो वहां लगा देते पहले। यहां बजरंग दल का नाम डाला, प्रधानमंत्री ने हाथों हाथ सुना दिया, हेमंत बिस्वा शर्मा को आपने सुना। क्या कांग्रेस को इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा? विपिन, अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से जो रिवर्स पोलराइजेशन होती है ये उस साइक का हिस्सा दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि जिस तरह से बीजेपी हिंदू वोट को एक तरह से क्लस्टर बनाने की कोशिश कर रही है, तो उनके लिए ये एक प्रयास जरूरी है कि सेक्युलर वोट को भी वह एक क्लस्टर की तरह बनाए। ये जो बयान या जो मैनिफेस्टो का हिस्सा है कि पीएफआई, बजरंग दल और अन्य संगठन अगर वह इस तरह की कुछ एक्टिविटीज में पाए जाते हैं तो उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कहीं ना कहीं अगर आप एक आम नागरिक के नजरिए से देखें जो कर्नाटक में रहता है, तो उसके लिए शायद ये एक राहत की बात होगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आपने भी देखा होगा कि जिस तरह से जो फ्रिंज एलिमेंट्स थे उन्होंने कानून व्यवस्था जो थी अपनी पकड़ में कर रखी थी, चाहे वह पीएफआई हो या बजरंग दल हो या श्री राम सेना हो या अन्य संगठन हो, जो कि एक मॉरल पुलिसिंग में वे पुलिस से भी आगे रहते थे। तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस ऐसा आश्वासन दे रही है कि उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा कि अगर वे इस तरह की गतिविधियों में करते हैं, तो आप देख लीजिए जितने बड़े मुद्दे कर्नाटक में खबरों में बने रहे, चाहे वह हिजाब हो, हलाल मीट हो, गोकशी का हो या फिर उसके अलावा अन्य जो मुद्दे आए, लव जिहाद वगैरह, तो उन सब पर कहीं ना कहीं मॉरल पुलिसिंग पर जो अंकुश लगाना जरूरी है, क्योंकि किसी भी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के हाथ में होना चाहिए, सरकार के हाथ में होना चाहिए। इस तरह के जो सेल्फ राइटियस ग्रुप्स जो अपने आप को सोचते हैं कि समाज को कंट्रोल कर सकते हैं या किस तरह से समाज में लोगों को रहना चाहिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनके हाथों में नहीं होना चाहिए। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो शायद ये एक आम नागरिक को अश्योरेंस देता है कि जो मॉरल पुलिसिंग या जो जिस तरह के एक एक्स्ट्रा जुडिशियल सिस्टम्स बनते जा रहे थे उससे रोक देने का एक आश्वासन है। लेकिन हाँ, पॉलिटिकली शायद ये इसकी स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी। अगर नाम नहीं लिए जाते तो शायद बीजेपी के हाथ में इतना बड़ा लड्डू कांग्रेस न पकड़ा देती आज। और जिस तरह से हमने देखा है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो या अन्य प्रमुख नेता जो बीजेपी के हैं, जो पूरा इसको लेकर के एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। मैं बस यहाँ पे एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में जो प्रमुख बीजेपी नेता हैं वे ऐसे संगठनों से दूरी बनाकर ही बैठे हैं। वे कभी उनके साथ प्लेटफॉर्म नहीं शेयर करते थे और कभी उनको एक जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने से रोकते रहे थे। तो ये चीज जो है किस हद तक बीजेपी को फायदा मिलेगा या किस हद तक कांग्रेस को फायदा मिलेगा, ये बहुत कैलकुलेटिव मूव्स हैं। और अगले 5-6 दिनों में किस तरह से कौन किस इस पूरे मुद्दों को बना सकेगा, 7 तारीख को आखिरी दिन है कैंपेन का, तब तक जो होगा वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। ठीक है, मॉरल पुलिसिंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू एक हो सकता है, लेकिन अमिताभ तिवारी एक है कि ठीक है मॉरल पुलिसिंग से किसी को दिक्कत हो सकती है, वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो सकती है, लेकिन आप एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दें, पीएफआई और बजरंग दल में डेफिनेटली एक अंतर तो है, तो क्या ये कांग्रेस के लिए बैकफायर भी कर सकता है? देखिए, कांग्रेस अभी तक काफी एक टाइट कैंपेन करती हुई हमें नजर यहां पे आ रही है। काफी समय से
लोकल मुद्दे उठा रही है और उनके जो ये गारंटीज हैं वो धीरे धीरे करके एक एक रैली में उन्होंने अनाउंस करे हैं। और जो गारंटीज हैं वो जो मेजर वोटिंग सेगमेंट्स हैं, महिला, युवा, गरीब, इनके ऊपर आधारित है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस का जो कैंपेन है वो कहीं ना कहीं पटरी से उतरता हुआ नजर आ रहा है। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी का वो बयान आया जिसके लिए उन्हें सफाई भी देनी पड़ी, और आज मेरे हिसाब से एक बहुत ही अवॉइडेबल जो चीज़ है, जो बजरंग दल को बैन करने की जो बात मैनिफेस्टो में इन्होंने करी है, ये एक अवॉइडेबल चीज़ है। देखिए, बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर कोशिश कर रही है इस चुनाव को लेकर के जाने की, जहां पे कांग्रेस लोकल इश्यूज और लोकल मुद्दों को उठाने की बात कर रही थी। लेकिन एक तरह से ये बीजेपी के पिच पे खेलने वाली बात हो गई कि आपने बजरंग दल को बैन करने की बात करी, जिससे जो है वो पोलराइजेशन जो है, देखिए रिवर्स पोलराइजेशन तो तब होता है जब पोलराइजेशन होता है, या दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं एक तरह से। तो ये पोलराइजेशन हो जाए या हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर सिर्फ चुनाव इस कारणवश मूव हो जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि कोस्टल कर्नाटक और नॉर्दर्न कर्नाटक के कुछ हिस्सों को छोड़ करके यहाँ पे हिंदुत्व का मुद्दा या पोलराइजेशन का मुद्दा अभी तक उतना नहीं चला है। साउथ कर्नाटका में, खासकर ओल्ड मैसूरू या बेंगलुरु रीजन में भी ये मुद्दा, इससे ही एक रिलेटेड मुद्दा जो आपका टीपू सुल्तान का है, वो भी कुछ खास असर होता नहीं दिखता, क्योंकि ओल्ड मैसूरू में भी बीजेपी हमेशा तीसरी पोजीशन पे ही रही है। और जहां भी हमने देखा है कि लिटरेसी लेवल्स थोड़ी हाई होती हैं, जैसे बेंगलुरु है या अर्बन बेंगलुरु है या अर्बन सेंटर्स में, पोलराइजेशन या हिंदुत्व का मुद्दा उतना नहीं चलता है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली क्यों कांग्रेस ने ऐसी बात अपनी मैनिफेस्टो में रखी है, या ये एक तरह से ग्लांस ओवर मिस्टेक है किसी की तरफ से, या किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, ये जरूर कांग्रेस को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। क्योंकि जो बीजेपी की जो कम्युनिकेशन मशीनरी है, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू उनकी जो एक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कांग्रेस के मुकाबले कहीं भी ज्यादा मजबूत है, और इससे वो उनको फायदा होता दिख सकता है। ठीक है महिमा जी, आप जब भी बात होती है तो कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी के ऊपर पोलराइजेशन का, लेकिन आपके घोषणा पत्र में जो आया, जैसा अभी किसी ने कहा कि आपने तो खुद ही उनको चीज पकड़ा दी हाथ में। विपिन जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट्स को भी नमस्कार। इन पंक्तियों से शुरुआत कर रही हूं कि जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मरमर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और कर्नाटक की वो सुबह आने जा रही है। ये जो मैंने साहिर लुधियानवी की पंक्तियां कही, ये आज एक एक कन्नडिगा के मन के भाव हैं, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से, पिछले 5 से कम वर्षों से, जैसा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि चोरी की सरकार चला करके, भ्रष्टाचार की सरकार चला करके जिस तरह से भाजपा ने एक एक कन्नडिगा के अधिकारों की हत्या की है, तो उसी के लिए एक उम्मीद की किरण है हमारा जो आज मैनिफेस्टो है। और आप ध्रुवीकरण की बात पूछ रहे हैं विपिन जी, तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि यदि संविधान के हिसाब से चलना, यदि संविधान के अंदर जो आश्वासन दिए गए हैं इस देश के हर एक नागरिक को, यदि उनकी बात करना ध्रुवीकरण है, तो मुझे समझ नहीं आता है कि फिर कौन सी बात जो है वो इस देश के अंदर की जानी चाहिए। क्या इस देश के अंदर अन्याय का राज आज हो गया है? क्या पुलिस राज हो गया है? क्या मॉरल पुलिसिंग का राज हो गया है, जैसे अभी बात हो रही थी? क्योंकि जैसा कि आज शाम पवन खेड़ा जी ने ललकारते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, हमें याद आए 2-3 वो वाकया पिछले चंद वर्षों के। हमें याद आया इस वर्ष 23 फरवरी को जो एक दलित व्यक्ति दिनेश की बजरंग दल के द्वारा हत्या की गई थी कर्नाटका के अंदर। उसके अलावा हमें याद आया कि बजरंग दल के द्वारा महिलाओं की एक पार्टी के ऊपर रोक लगाई गई शिवमोगा के अंदर। उसके अलावा जितनी जो वीडियोस वायरल हुई वहां के डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर की, जो कि जिनका नाम राघवन बड़ीवेलू है, तो ये चंद वाकया हैं उन बहुत सारे वाकयाओं में से जो आपके वरिष्ठ पत्रकार पैनलिस्ट हैं हमारे साथी, उन्होंने भी बताया। तो ये जो सारी बातें हैं विपिन जी, ये आज हर एक भारतीय के मन में, हर एक कन्नडिगा के मन में चुभती हैं, दर्द देती हैं,
क्योंकि हम सब वोट करते हैं एक सरकार को, एक ऐसे नुमाइंदे को जो हमारे अधिकारों की रक्षा करे और हमारी नुमाइंदगी पूरी जिम्मेदारी से करे। लेकिन क्योंकि चोरी की सरकार है तो 40% के भ्रष्टाचार के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने पत्र लिखे वो तो प्रधानमंत्री ने पढ़े नहीं। लेकिन ध्रुवीकरण लेकिन इसमें एक सवाल होगा मेरा, महिमा जी, कि एक तरफ आपने ये भी कहा है कि हम पीएफआई को भी बैन करेंगे और दोनों के मैनिफेस्टो में है, लेकिन एक तरफ पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है, जिसके खिलाफ एनआईए क्रैकडाउन करता है, और दूसरा वो बिल्कुल कोई ज्यादा उसमें समझाने वाली बात नहीं, और एक तरफ बजरंग दल है, उसकी अप्रोच से, उसकी आइडियोलॉजी से किसी को दिक्कत हो सकती है, लेकिन बैन करके आप दोनों को एक तुलना में ले आएंगे, एक जगह रख देंगे, तो मैं वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, क्या ये आप उल्टा नहीं कर देंगे? एक वक्त विपिन जी वो था जब सरदार पटेल ने नफरत की एक पावर हाउस बोल करके आरएसएस को बैन किया था, और वो संविधान के हित में किया था। बस उसी विचारधारा से कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो बनाया गया है। हम सरदार पटेल की उसी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उस संविधान में आस्था रखते हैं जिसे बाबा साहब ने इस देश के हर नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए बनाया था, और उस सुरक्षा हेतु हमें जिस दर्जे का कदम उठाना होगा वो हम जरूर उठाएंगे। उसमें प्रधानमंत्री आकर ध्रुवीकरण के जितने मर्जी प्रयास कर लें, हम इस देश के नागरिकों की आवाज उठाने से चोरी की सरकार के विरुद्ध और जो मैं तो आप ही का सवाल पूछ रहा था मैम, मैं आप ही की साइड का सवाल पूछ रहा था कि अगर ऐसा है तो फिर आपके पास तो और भी स्टेट्स में सरकार है, वहां पर ये एक्शन हो जाता अब तक। वहां देखिए, जहां जहां ध्रुवीकरण और जहां जहां इस प्रकार से गैर कानूनी वाकया बढ़ रहे हैं वहां वहां कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी गारंटीज को आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर जिन गारंटीज के ऊपर चुनाव जीता गया उन गारंटीज को ऑलरेडी वो जो है वो एक्शन में आ चुकी हैं। राजस्थान के अंदर आज आप 500 रुपए का सिलेंडर खरीदते हैं विपिन जी मात्र, और वही बात यहाँ पे चाहे नफरत के जो संस्थाएं हैं नफरत फैलाने वाली, उनके खिलाफ कदम उठाने की बात हो या और हमारे कोई भी वायदे हों, कांग्रेस ने जो कहा है वो करके दिखाया है, और वही कर्नाटका में करेगी। वही आप एक एक रैली के अंदर देख रहे हैं, जो जनता के अंदर उत्साह है, उल्लास है अपने अधिकारों की जीत का, वो सर्वविदित है आज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजीव जेटली साहब क्या कहेंगे आप इस पे? ये तो कह रहे हैं कि ये तो हम एक स्पेसिफिक तरीके से जिस राज्य में जो ज्यादा है वो हम बैन करेंगे, मॉरल पुलिसिंग को बैन करेंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और आरएसएस का एक एग्जांपल दिया। राजीव जी। बट साहब मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं कर पा। मैं कह रहा था कि हाँ, मेरे हिसाब, हाँ जी, आपने महिमा जी के जवाब सुने होंगे। मैंने कहा वो कह रहे हैं कि वो राज्यभर ये डिसीजन लेंगे कि कहाँ बजरंग दल को बैन करना है, कहाँ किसको बैन करना है, और वो कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण वाली इसमें कोई बात नहीं। और अभी आरएसएस का भी एक एग्जांपल दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेके कि उन्होंने भी उसको बैन किया था एक वक्त में। इस पर मैं आपका जवाब मांग रहा था। नहीं, एक बार बोलने का मौका और थोड़ा सा आपको देना चाहिए था कि आरएसएस को भी बैन करेंगे, बजरंग दल को भी बैन करेंगे, जो लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं उनके साथ इनजस्टिस करेंगे, उनके साथ अन्याय करेंगे, उन्हें रहने भी नहीं देंगे, कर्नाटक में भी नहीं रहने देंगे अगर गलती से सरकार बन जाती है। और आज प्रियंका वाड्रा जी ने एक और बात कही है, उन्होंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी ये आतंकवाद पे चुनाव क्यों लड़ती है? आतंकवाद का मुद्दा हटा दे, हिंदू मुसलमान हटा दे, आस्था की बात ना करें, धर्म की बात ना करें, लोगों के अधिकारों की बात ना करें, उसके बाद चुनाव लड़े। देखिए हमारे सामने कहां खड़े। तो प्रियंका वाड्रा जी ने कहा कि आतंकवाद, सेना, ये बार बार ये इसको क्यों बीच में लेकर के आते हैं? तो मतलब आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर आतंकवाद देश में पनप रहा है, जिस तरीके से बंगलोर में बम ब्लास्ट हो रहे थे, आपने देखे मैंगलोर में बम ब्लास्ट हो रहे थे, अगर उनको उसी तरीके से मोटिवेट करना है और वो मोटिवेट करने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलती है, उसी अगर चुनाव का नाम देते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे चुनाव का तो परिणाम कर्नाटका की जनता बेहतर देना जानती है। कर्नाटका की जनता को बेहतर एहसास होगा कि जब अभी सरकार बनी नहीं है, पहले से इन लोगों ने कह दिया कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे, हम आरएसएस की भी बात कर दी, अब तो कह रहे उन्होंने कि आरएसएस को भी हम बैन कर देंगे। नहीं, उन्होंने सभी लोगों को बैन कर, आरएसएस को बैन करने का नहीं कहा, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया पुराना, शायद आप तक उस समय आवाज नहीं पहुंच रही थी। पटेल जी ने कहा आरएसएस, ही सेड कि फोर्सेस ऑफ हेट एंड वायलेंस विल बी रूटेड आउट, शुड बी रूटेड आउट। आरएसएस को बैन किया था ये बोलकर, फोर्सेस ऑफ हेट एंड वायलेंस हैव टू बी रूटेड आउट इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
नहीं तो अब आप क्या चाह रहे हैं? सरदार पटेल को गलत चाह रहे हैं? आगे प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं? सरदार पटेल का जो था वो गलत था। सरदार साहब को अगर आप कोट कर रहे हैं, सरदार साहब को मैं कोट करूंगा तो मुझे लगता नहीं कांग्रेस पार्टी में एक भी व्यक्ति बचेगा जिसने उनके साथ जो जातियां करी। खैर मैं उस सब्जेक्ट में नहीं जाऊंगा, मैं उस सब्जेक्ट में नहीं जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश के अंदर हम कहते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बैठी है, हामी भर देंगे कि अगर आप लेकर के आएंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे। हम बीच में भाषण दिया गया आपने, मैंने पूरा भाषण सुना आपका, मुझे बोलने दीजिए ना, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं खुद चुप होऊंगा, यूसीसी पे तो मैं चुप होऊंगा, आपसे जवाब लूंगा इस बात पे। हमने कहा कि यूसीसी लेकर के आएंगे, तो कांग्रेस क्या कहती है कि हाँ यूसीसी एक बेहतर चीज लानी चाहिए? कांग्रेस कहती है ये, मुझे लगता है मैं पहुंच दूंगा अपने आप को अगले 4-5 सेकंड के लिए। ये जवाब हाँ या ना में लेके देख लीजिए, ये मना करेंगे। ये कह रहे हैं आतंकवाद पे चर्चा मत करिए, ये कह रहे हैं बजरंग दल को बैन कर देंगे, ये कह रहे हैं हिंदू आस्था जो कर्नाटका के अंदर प्रकट करेगा उसके खिलाफ हम हर वो मुहिम छेड़ेंगे जिससे वो अपनी आस्था प्रकट ना कर पाए। ये हर तरीके के प्रतिबंध वहां पर लगा देंगे। अरे अगर इस तरीके का रवैया अपनाएंगे तो मैं मानता हूं कि कोई वोटर तो हो सकता है आपसे खुश हो जाए, हो सकता है कोई वोटर ऐसा हो जो आपसे खुश हो जाए, जिसको खुश करने के लिए आप पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अपने मैनिफेस्टो के कवर पे भी डाल देते हैं ना इस बात को कि हम ऐसा कर्नाटका बनाएंगे, ऐसा कर्नाटका बनाएंगे जैसा कर्नाटका हमारी सरकारों में पहले होता था। हम ऐसा कर्नाटका बनाएंगे जिस कर्नाटका के अंदर ट्रेन में ब्लास्ट होते थे, बम में ब्लास्ट होते थे, बस में ब्लास्ट होते थे। ऐसा कर्नाटका बनाएंगे और हम ऐसी परंपरा कायम करेंगे कि अगर कोई आतंकवादी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अरेस्ट किया जाता है या उसका एनकाउंटर किया जाता है या उसे मारा जाता है तो हम उसके ऊपर आंसू भी बहाएंगे। पीएफआई से पैसा कौन लेता था बताइए? पीएफआई से चंदा किसने लिया? आप ही लोगों ने तो लिया। आप कैसे कह रहे हो पीएफआई बैन करेंगे? पीएफआई का तो आप कह रहे हैं कि हम बैन करेंगे। आतंकवाद पे चर्चा मत करिए, हिंदू की बात मत करिए, इस्लामिक आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर आप ये सारी बातें एक साथ जोड़ेंगे तो आपने कहां मुद्दों पर चुनाव लड़ा बताइए? मुद्दों पे तो आपने चुनाव नहीं लड़ा। ठीक है, अगर आपने मुद्दों पे चुनाव लड़ा होता तो क्या आप हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को धमकी देते क्या टीवी पर बैठ करके? या प्रियंका वाड्रा जी इस तरीके से बात करती है, राहुल गांधी मैनिफेस्टो में बात लिखी जाती, ठीक है, हम जीना हराम कर देंगे हिंदुओं का। ठीक है, महिमा जी से जवाब ले। ठीक है राजीव जी, महिमा जी से जवाब लेते हैं जी। ये न सिर्फ शर्मनाक है, भाजपा प्रवक्ता ने जो बातें अभी कही न सिर्फ शर्मनाक हैं बल्कि हास्यास्पद इसलिए हैं क्योंकि अभी नागालैंड का चुनाव हुआ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का चुनाव हुआ और हमारे नेता जयराम रमेश जी, हमारे नेता पवन खेड़ा जी, तमाम नेता चुनौती देते रहे कि आप आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर चर्चा कर लीजिए। आपको कितनी खबरें अभी निकालकर हेडलाइंस दिखाऊं नागालैंड के अखबारों की, मैं खुद वहां मौजूद थी जमीन पर। इसके बाद आप जरा धैर्य से सुन लीजिए, आप जरा धैर्य से सुन लीजिए। आप धैर्य रखेंगे तो फिर दूसरे धैर्य की उम्मीद करें, बीच में उन्होंने हस्तक्षेप करें। आपके जयराम रमेश मेरी होटल में ठहरे हुए थे, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए आपके काम पर बता रहा हूँ। अगली डिबेट में मत चर्चा कर देना इस बारे में, अगली डिबेट में चर्चा ना करें, मैं इसलिए बीच में रोक रहा हूँ आपको। मैं वहां पर नॉर्थ ईस्ट में था, जयराम रमेश जी वहीं पर थे, राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक मंच पर बोला एक बात को, आपको मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ इस बात। अच्छा, एक करके, क्योंकि आप दोनों के ही कनेक्शन थोड़े वीक हैं तो आवाज कट के भी आ रही है तो कुछ समझ नहीं आ रहा, एक एक करके ले लेते। विपिन जी, मैं एक छोटी सी बात नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बता दूं आपको, उसके बाद आगे इनसे बढ़वा लेना, उनको बोलना, उसका जवाब दे देंगे। नॉर्थ ईस्ट में राहुल गांधी जी ने, सुनिए मेरी बात को, सुनिए। अच्छा सुनिए, अरे एक मिनट सुन लीजिए, महिमा जी सुन लीजिए, एक एक करके ले लेता हूँ, दोनों जनों की बात ले लूंगा पूरी। ठीक है, बोलिए राजीव। नहीं, मैं नॉर्थ ईस्ट में था, बट साहब मैं नॉर्थ ईस्ट में था और नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही जयराम रमेश जी भी थे और जयराम रमेश जी उसी होटल में ठहरे हुए थे। बीच में मत बुलवाइए इनसे प्लीज, इनको बोलिए बीच में। महिमा जी एक मिनट, दोनों की, क्योंकि आप दोनों की लाइन बहुत डिस्टर्ब आ रही है, मैं एक एक करके सुन लेता हूँ। राजीव जी बोल लीजिए पहले। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में मैं था, इनको शायद ये अंदाजा नहीं होगा कि राहुल गांधी जी क्या करके आए थे वहां। राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक मंच के ऊपर शिलोंग में इस बात को कोट किया था, अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो हमारे धर्म पे अटैक हो जाएगा। कौन सा धर्म है राहुल गांधी जी का बताइए? सार्वजनिक मंच पे इस बात को रखा था और मेरे पास आज तक वो वीडियो मौजूद है। और ये आपके जो जयराम रमेश है ना, ये उसी होटल में ठहरे जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनके तो धर्म भी बदल जाते हैं
केवल हिंदुओं से नफरत करते हैं बस। इतने ठीक है महिमा जी से नॉर्थ ईस्ट के अंदर कि नॉर्थ ईस्ट में तो मैं ठीक है राजीव जी, हाँ ठीक है, आपकी बात हो गई। हाँ महिमा जी, ये उसी शिलोंग की बात कर रहे हैं ना जहां पे इन्होंने बोला था सबसे भ्रष्ट सरकार है और आज उनके साथ गठबंधन में है। और मैं बात कर रही हूँ नागालैंड की, जहां हम चुनौती देते रहे, दिन ब दिन पूछते रहे, लेकिन ये जैसे ही हमने कहा कि इसके ऊपर आके चर्चा कर लें तो ये एकदम चुप होकर शांत होकर बैठ गए। आए दिन प्रेस ब्रीफिंग्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम कर रहे थे। जब ये यूसीसी की बात करते हैं, हम सवाल पूछते हैं कि इस देश की 700 से ज्यादा जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज इनके अपने पूर्व गवर्नर जो जम्मू कश्मीर में थे, वो आकर के बोलते हैं कि 370 का फैसला गलत। अच्छा ठीक है गौड़े पॉइंट, एक मिनट। अब मैं, क्योंकि मेरे पास और भी मेहमान है कार्तिकेय के पास, ठीक है मैं आता हूँ, आप दोनों के पास आता हूँ। तब तक कोशिश करते हैं कि आपकी लाइन भी थोड़ी सी बेहतर हो, क्योंकि शब्द थोड़े कट के आ रहे हैं। कार्तिकेय, दो चीजें हैं। एक तो मैनिफेस्टो में जैसे मैंने कहा था कि वो फ्रीबी वाला हिस्सा, उस पर अभी हम आएंगे, और लेकिन अब ये जो ताजा हिस्सा आ गया जिसमें विवाद भी जुड़ गया, वो है धार्मिक ध्रुवीकरण का। क्या इसके बिना चुनाव संभव नहीं है? मतलब ये इसका रोल, मैं खासतौर पे कर्नाटक की बात कर रहा हूं, कर्नाटक में इस चीज का कितना बड़ा रोल है? और अब जब हमारे पास एक दूसरा हिस्सा होता है जो कि काफी इन दिनों लोगों को प्रभावित करता है, दैट इज की सरकार क्या दे रही है, क्या स्कीम्स उनके लिए लेकर आ रही है, उसे आप फ्रीबी भी बोल सकते हैं, कुछ चीजें इनडायरेक्ट भी होती है। तो ऐसे में जो रिलीजियस पोलराइजेशन है वो कहां ठहरता है? भट्ट साहब, काफी लोगों ने बहुत बढ़िया बातें बोली हैं, तो ऐड करना मैं जो ऐड करूंगा, मुझे लगता है हाँ, हम ज्यादा वेटेज दे रहे हैं इस मुद्दे को दिल्ली में बैठकर। मतलब जहां से हम इसको देख रहे हैं, कर्नाटका इज नॉट नॉर्थ इंडिया, कर्नाटका के अपने मुद्दे हैं। कर्नाटका का जो वोटर है वो अपनी सरकार को मुद्दों पर असेस करेगा। जहां तक आप धार्मिक ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, इज इट धार्मिक ध्रुवीकरण या एक कल्चरल इशू भी है वहां पर, जिसको कहते हैं लिबरलिज्म वर्सेस मॉरल पुलिसिंग? तो इसको समझना पड़ेगा। जो हिंदुत्व का इशू है वो कर्नाटक में सीमित है, जो अमिताभ भाई ने बोला। कोस्टल कर्नाटक की 19 सीटें हैं और कुछ नॉर्दर्न कर्नाटक की सीटें हैं, मुंबई कर्नाटक जिसको आप बोलते हैं। उसके बाहर आप धार्मिक ध्रुवीकरण एक एक्सटेंट तक कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। और शायद यही बात समझती हैं दोनों पार्टीज। इस वजह से कांग्रेस, और मुझे नहीं लगता कि अगर कांग्रेस दोनों पीएफआई और बजरंग दल को एक साथ रख रही है तो उसको धार्मिक ध्रुवीकरण बोला जाएगा। वो एक है कि ठीक है, कोई भी एक्सट्रीम पे होगा तो हम उसको नहीं टॉलरेट करेंगे। मैं उसको ऐसे देखता हूं। बाकी जो बीजेपी के प्रवक्ता पूरा अपना रैंट जो उन्होंने दिया हिंदुत्व वगैरह पे, वो बताता है कि वो बीजेपी किस पिच पर खेलना चाहती है। अभी तक कांग्रेस बच के चल रही है और कांग्रेस लोकल मुद्दों पर फोकस कर रही है, इस वजह से कांग्रेस आगे है। लेकिन गलतियां कांग्रेस से भी कैंपेन में हुई हैं। बट मुझे नहीं लगता कि दिस इज दैट बिग एन इशू, टू बी ऑनेस्ट। मैं अपने पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो अगर आप कर्नाटक के वोटर्स को ट्रैकर में देखें तो 50 से 57% लोग मन बना चुके हैं इस सरकार को लेकर। अगर आप सी वोटर का ट्रैकर देखें तो 57% लोग मन बना चुके थे अपने। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा इशू है। हम चर्चा जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसका स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस एक तो कम है, और दूसरा इसको आप रिलीजियस एंगल से देख रहे हैं। मैं इसको थोड़ा कल्चरल / लिबरल एंगल से देख रहा हूं कि मॉरल पुलिसिंग अगर हो रही है तो वो सबको हर्ट करती है, वो सिर्फ किसी एक विशेष धर्म को नहीं। वो एक बहुत बड़ा तबका है जो लिबरल मेजॉरिटी रिलीजन का, उसको भी अफेक्ट कर सकती है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा, आपने कहा फ्रीबीज। देखिए, फ्रीबीज में जो है काट की काट है बीजेपी कांग्रेस की। अगर आप मैनिफेस्टो देखेंगे, अब मैं अगर दोनों रख दूंगा आपके सामने, आप बता नहीं पाएंगे कौन सा क्या है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म चल रहा है। लेकिन एक चीज जो हम मिस कर रहे हैं, मैंने मैनिफेस्टो ढंग से पढ़े जब ठीक से, अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक एक एंगल ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का भी है। ऐसा नहीं है वो एलिमेंट्स नहीं है, बट फिर वही बात है, वो चीजें शायद न्यूज आइटम्स इतना अच्छा नहीं बनाती, इसलिए हम बात नहीं करते। जैसे कांग्रेस ने आईटी वगैरह में बात की है, बीजेपी ने बात करी है इन मुद्दों पर। तो दोनों ही मैनिफेस्टो बैलेंस्ड है। पॉपुलिज्म की जहां तक बात है, वो आई थिंक नीड ऑफ द आवर है, वो सबको ही करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं वो ये दिखाता है कि अगर आपको वेलफेयरिज्म / पॉपुलिज्म पे इतना रिलाय करना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आर्थिक जो स्थिति है पूरे देश की और राज्यों की, वो इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो वेलफेयरिज्म, सोशल सिक्योरिटी पर इतना स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस है, इसका मतलब इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है। तो ये भी समझना पड़ेगा।
जी विजय जी, यहाँ पर अब चूंकि बात थोड़ी आगे निकल ही गई, तो मैनिफेस्टो में जो फ्रीबीज वाला हिस्सा है उस पर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है कि क्या ये एक नीड ऑफ द आवर जैसे कह रहे हैं यहाँ पर कार्तिकेय, वरना पहले ये नहीं था, लेकिन धीरे 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 हम देख रहे हैं कि मैनिफेस्टो में और कोई भी राज्य हो उसमें अच्छी खासी जगह बनाता जा रहा है। देखिए, जहां तक कांग्रेस की जो 5 गारंटी वाली स्कीम जिससे उन्होंने की ये पूरा कैंपेन स्टार्ट किया था मैनिफेस्टो लाने से पहले, और छठी में उन्होंने जो गारंटी फ्री बस सेवा की दी, तो कहीं ना कहीं वो वोटर को अपील कर रही थी, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियां जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं शायद लोगों को काफी पसंद आती हैं। लेकिन उसके तुलना में जिस तरह से बीजेपी ने भी कुछ आश्वासन दिए हैं, 3 सिलेंडर की बात की गई है और अन्य जो स्कीम्स उनके मैनिफेस्टो में थी, तो ये एक चीज जो है अब आज का वोटर या आज का जो सिटीजन है उसको लगता है कि अगर मैं इतना टैक्स भर रहा हूं हर वर्ष, तो अगर मेरे को कुछ मिल रहा है सरकार से तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये एक शायद मानसिकता जो है धीरे धीरे बदलती जा रही है कि एक समाज का बहुत बड़ा तबका जो है अब इसको हक समझने लगा है कि उसको इस तरह से फ्री अनाज हो गया हो या फ्री गैस सिलेंडर्स हैं या लैपटॉप से देने की बात की जाती है, तो इट इज नाउ टेकन एज अ राइट, नॉट एज अ फेवर। अब ये कितना अपील करती हैं, कितना एक्चुअली लोगों तक पहुंचती है, ये खुद में एक बड़ा सवाल है। अभी कुछ दिन पहले बेंगलोर में जब एक ऑडिट हुआ था CAG का, तो उसमें कम से कम 6000 केस ऐसे निकले थे जिसमें कि जो सीनियर सिटीजन पेंशन थी वह ऐसे व्यक्तियों को जा रही थी जिनकी उम्र 35 साल से कम की थी। तो सरकार भले ही देना चाहे क्योंकि वो टैक्स पेयर्स का पैसा ही देती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो मैकेनिज्म है शायद उसमें एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। और ये चीजें जो है लोगों को खुद समझना चाहिए कि नथिंग कम्स फॉर फ्री इन दिस वर्ल्ड। और अगर राजनीतिक दल बोल रहे हैं कि हम ये देंगे ये देंगे ये देंगे, तो आपसे ही टैक्स कलेक्ट करके आपको देने वाले हैं। तो ये एक समाज में खास करके मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास लोग समझते हैं और शायद वो इसके खिलाफ भी है कि ऐसी कुछ जो डोल्स दी जाने की बात की जा रही है, जो स्कीम्स दिए जाने की बात की जा रही है, वो शायद डजंट कट आइज एक्सेप्ट फॉर ट्राइंग टू गेट द वोटर्स अटेंशन। ठीक है जेटली साहब, यहाँ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जो पार्टी है वो कई फ्रंट पे इसका विरोध करती है कि फ्रीबीज नहीं बांटने चाहिए या ये जो सब्सिडीज हैं ये गलत है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर आपके मैनिफेस्टो में भी वो सारी चीजें हैं, तो आप उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे? थोड़ा सा गौर कीजिए, फ्रीबीज में और हमने जो मैनिफेस्टो में लिखा है उसमें बहुत फर्क है। फ्रीबीज का मतलब होता है कि अगर मैं कैपेबल हूं और मैं किसी चीज की क्षमता रखता हूं खरीदने की, उसके बावजूद मुझे कहा जाए कि मैं आपको फ्री दूंगा, दैट्स कॉल्ड फ्रीबीज। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक गरीब व्यक्ति एक BPL परिवार से आता है और उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसे दूध की जरूरत है, जिस दूध के लिए इल्जाम लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे बंद करना चाहती है नंदनी, अगर वही दूध हम गरीब बच्चों को देते हैं या एक जरूरतमंद को गैस सिलेंडर देते हैं, तो वो फ्रीबीज नहीं कहलाता है, वो उसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए, हम उसको उसके अधिकार दे रहे हैं। लेकिन जहां फ्रीबीज की बात कह रहे हैं आप, तो फ्रीबीज में और हमारे जो किए हुए मैनिफेस्टो, हमारे जो वायदे हैं, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, हमने एक बड़े तौर पे यही कर्नाटका, इसी कर्नाटका की बात बता रहा हूँ, करप्शन के ऊपर मैं चर्चा करता हूं पहली बार, अभी तक किसी ने करप्शन पे चर्चा नहीं करी। इसी कर्नाटका के अंदर लगभग 22,000 करोड़ रुपया इनके नेता जो मिडिल मैन के तौर पे खा जाया करते थे, वो किसने बचाया? वो हमारी सरकार ने बचाया। हमारी सरकार ने आकर के जो हमने डिजिटाइजेशन प्रोसेस से वो पैसा बचाया, वो किसके काम आ रहा है? वो कर्नाटका के गरीब के काम आ रहा है। विकास के ऊपर कभी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे साथ चर्चा नहीं कर सकती है। हम कभी सड़कों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं। आपको तो भट्ट साहब याद होगा, अब बहुत सीनियर और पुराने जर्नलिस्ट हैं, इस देश के अंदर मैनिफेस्टो में जो सबसे पहला पेज होता था उसमें ही लिखा जाता था कि अगर हम अगली बार आएंगे तो 24 घंटे बिजली देंगे। मतलब बिजली एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, वो मैनिफेस्टो से हटा दी देखी हमने। अब तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। पक्की सड़कें देंगे, अब कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखती है। अब कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो में अगर कोई बात लिखती है तो वो ये लिखती है, अगर हम आएंगे तो बजरंग दल को उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे, हम हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को सड़कों से खदेड़ खदेड़ कर भगाएंगे, हम ऐसे लोगों को कर्नाटका में नहीं रहने देंगे। ये फर्क आया है। हम कहते हैं हम विकास की राजनीति, अगर विकास के ऊपर चर्चा करनी थी तो हमारे साथ करनी चाहिए थी ना, सार्वजनिक मंच पे अपने मैनिफेस्टो में डालना चाहिए था
कि भाई ये कमी भारतीय जनता पार्टी ने दी और ये हम करके दिखाएंगे। आज तो कोई चर्चा ही नहीं हो सकती, चाहे रेल के ऊपर चर्चा करें, बिजली पे चर्चा करें, सड़क पे चर्चा करें। लेकिन जेटली साहब यहाँ तो कांग्रेस या राहुल गांधी अपने बयानों में आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार ने भ्रष्टाचार किया आके। मैंने तो भट्ट साहब, मैं तो मेरी पढ़ाई बेंगलोर से हुई है, अब मैं जानता हूं, मैं तो आज से नहीं, मैं 90s के दशक से देख रहा हूं मैं कांग्रेस को। भ्रष्टाचार की तो नींव ही इन्होंने रखी थी। बंगारप्पा साहब की सरकार होती थी, उन्होंने तो मेडिकल स्टोर में भी शराब की बोतलें रखवा दी थी। अब मैं उस कर्नाटकों को भी देख करके आया हूँ, ठीक है। और कन्नड़ी नहीं होता, कन्नड़ा होता है, कन्नड़ लोग होते हैं। वो शायद कांग्रेस ने अभी तक ये भी नहीं समझा शायद। तो मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, हमने भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ा है, उखाड़ के फेंका है। अब क्योंकि मुद्दे खत्म हो गए हैं, तब ये बताया जा रहा है कि हम धर्म के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, हम इनको अंदर डाल देंगे, इनको बंद कर देंगे। भगवान राम को पहले बंद किया था। और अब देखिए हनुमान जी, ये लोग कैसे समझेंगे हनुमान जी कौन है, जिन्होंने राम के अस्तित्व पर उंगली उठा दी। और हनुमान तो राम के भक्त थे, जब राम को नहीं मानते तो हनुमान जी को कैसे मानेंगे? तो नेचुरली फिर किसी को अधिकार थोड़ी रह जाएगा हनुमान चालीसा पढ़ने का। और बहुत आसान होता है इनके लिए बोलना, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हर समझदार व्यक्ति हमें नहीं करता है, जो देश से प्यार करता है हमें वोट नहीं करता है। अब पता नहीं किस वोट के ऊपर इनकी नजर है, जिन वजहों से इनको हिंदू समाज को गाली देनी पड़ती है बार बार। ठीक है, महिमा जी हाथ उठा रही थी जवाब देने के लिए। महिमा जी, चोरी की सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, जो मुखिया हैं कर्नाटका के अंदर, और जो हमारे सबके प्रिय प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने आज हम सबकी आस्था और निष्ठा की धज्जियां उड़ाई हैं कर्नाटक के अंदर, पहले तो इनको माफी मांग लेनी चाहिए। हर उस व्यक्ति से जो हनुमान चालीसा पढ़ता है, हस्तक्षेप ना करें, बीच में ना बोले, धैर्य रखें। आपके झूठ सुनते हैं हम चुप रहकर, धैर्य रखना, अनुशासन सीख करके आया करें। और कन्नडिगा कहा था, कन्नड़ी नहीं कहा था, तो थोड़ा दुरुस्त कर लें अपने जो आप सुन रहे हैं उसको भी। ऐसी छोटी छोटी त्रुटियों में जाने की बजाय जो हम कमर तोड़ महंगाई की बात कर रहे हैं, जो हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने क्या गारंटीज दी? शायद अगर मैनिफेस्टो पढ़कर आते कांग्रेस का तो ये जानते, क्योंकि हमने बात की है महिलाओं की, हमने हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए देने की बात की है, हमने उन बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात की है, समर्थन देने की बात अच्छा, की है। एक मिनट महिमा जी, बीच में टोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन जो ये आपका एक वो है कि हर परिवार की महिला मुखिया को 2000, इसके मायने क्या है? क्या हर परिवार में जो महिला है उसको 2000, या महिला मुखिया को कैसे डिफाइन करेंगे आप? मतलब ये मैं जानना चाह रहा था, मैंने भी पढ़ा आपका मैनिफेस्टो। जो हर परिवार का मुखिया है विपिन जी, जो महिला, जो हर परिवार में देखिए, और आप देखेंगे तो मोर्टालिटी रेट जो हमारे देश के अंदर है उसमें आप देखेंगे कि विधवाओं की संख्या ज्यादा हो जाती है, या जो परिवार है जहां तो मतलब आपका ये मतलब है कि जहां पर कोई महिला है वो परिवार को देख रही है, विधवा हो गई या तलाकशुदा हो गई, जो भी कह ले, बिल्कुल, जो भी परिवार की वरिष्ठतम महिला है, जो सारा घर खर्च चलाती है, वो परिवार की मुखिया है, उसे 2000 रुपए की सहायता। क्योंकि इसको पढ़ के ऐसा लगा कि जो जितने भी परिवार हैं उन सब में जो महिला है उनको 2000 रुपए मिलेंगे। इसका इंटरप्रिटेशन जरूर कर दिया जाएगा विपिन जी, लेकिन बहरहाल मैं ये बता दूं कि हमने बसों के अंदर यातायात में भी महिलाओं को निःशुल्क यातायात देने का वायदा किया है। हमने गरीबी रेखा से नीचे, अभी भाजपा के प्रवक्ता न जाने कौन से आधार पर ये कह रहे थे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं है, और उनको ये पढ़कर आना चाहिए था कि हम बीपीएल परिवारों में 10 किलो अनाज की बात, जो फूड सिक्योरिटी बिल हम लाए थे, फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लाए थे, उसी के बल पर, और कांग्रेस जब कोई वायदे करती है, गारंटीज देती है, जैसे हम 500 का सिलेंडर राजस्थान में दे रहे हैं, क्योंकि हम रिसर्च करके बाकायदा नीति बना करके ये वायदे करते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसा वायदा राजनाथ सिंह जी ने किया था सिलेंडर देने का 2022 में, जो आज तक नहीं मिले, वैसे वायदे नहीं करते। या जैसा गुजरात के अंदर इन्होंने स्कूटीज देने का और उत्तर प्रदेश में स्कूटीज देने का वायदा किया था, वैसे वायदे हम नहीं करते। हम ओल्ड पेंशन स्कीम का वायदा करते हैं, वो ला कर देते हैं। हम महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने का वायदा हिमाचल में करते हैं, वो दे देते हैं। हम राजस्थान के अंदर जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जो हम वायदे करते हैं, जो पेंशन स्कीम की वायदे करते हैं, वो हम दे देते हैं। आज हमने वायदा किया है उन पुलिस वालों से जो रात भर ड्यूटी करते हैं कि 5000 का जो स्पेशल अलाउंस है वो उनको दिया जाएगा। या हमने वायदा किया है कि 10 लाख का इंश्योरेंस जो है प्रत्येक पूर्व कर्मिका को दिया जाएगा। और ये तो सिर्फ जो हमारी फहरिस्त है उसके
ऊपर के कुछ 4-5 वायदे मैंने अभी बोले, यदि मैं पूरी बात के अंदर जाऊंगी तो आपके पूरे शो के अंदर हम इसका बखान कर सकते हैं कि हम क्या वायदे कर रहे हैं और हमारी क्या नीति है उसके पीछे। लेकिन भाजपा सरकार जो वायदे कर रही है, कुछ का सत्य तो मैंने यहाँ बता दिया कि दूसरे राज्यों में वो कुछ नहीं दे पा रहे हैं, और 40% के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने पत्र लिखे, जो विधायक ने आत्महत्या की, उसके ऊपर जरा टिप्पणी भाजपा के प्रवक्ता करके दिखा दें, क्योंकि किसी नेता ने, भाजपा के किसी नेता ने हिम्मत नहीं की कि वहां आकर अपने भाषण में कॉन्ट्रैक्टर्स से मुखातिब हों और उनसे बात करें। कॉन्ट्रैक्टर्स को उस विधायक की जो आत्महत्या थी उसकी सफाई दें, बल्कि उस नेता का वीडियो वायरल होता है जिसे प्रधानमंत्री धन्यवाद करते हैं खुद फोन करके। अगर इतने सारे मुद्दे थे भट्ट साहब, अगर इतने सारे मुद्दे थे जी, तो ये जो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हैं उनसे इतनी नफरत क्यों पाल ली इन्होंने? उनको अंदर जेल की सलाखों के पीछे डालने की क्यों बात कर रहे हैं? पटेल ने जैसा कहा था, नफरत की हर ताकत का मर्दन करेंगे संविधान के हित में। नफरत को फैलाने वाली हर ताकत का मर्दन करेंगे संविधान के हित में। संविधान की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर थी, तत्पर है और तत्पर रहेगी। थे तो इतने ही बड़े मुद्दे थे, तो प्रियंका वाड्रा जी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि अगर आतंकवाद के ऊपर चर्चा करोगे तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला जाएगा, आतंकवाद पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? तो इसका मतलब आपको मालूम है कि ये मुद्दे नहीं थे। मुद्दे असल में जो है वो ये है कि जैसे ही देश की बात होगी, आतंकवाद की बात होगी, विकास की बात होगी, वह कांग्रेस कहीं नहीं खड़ी होगी। और कांग्रेस को खड़ा होने के लिए कोई ना कोई हथियार निकालना है, वो हथियार केवल यही है। कभी इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं आतंकवादी के मरने पर, कभी कहते हैं हम हनुमान चालीसा को बैन कर देंगे। महाराष्ट्र के अंदर जो इन्होंने हालात करे वही हालात बंगलोर में कर्नाटक में करने जा रहे हैं। कभी सेना, मैं दोनों ही प्रवक्ता से कहूंगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पे, एक क्योंकि 38 हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आके इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अमिताभ साहब के पास भी मुझे जाना है, बहुत देर हो गई, उनसे मैं सवाल नहीं ले पाया कि क्या कर्नाटक चुनाव में अब जो मतदाता है उसको ये वाले मुद्दे खींचेंगे, उसको फ्रीबीज दिखेंगी, या उसको लगेगा कि मुझे इस तरीके की सरकार चाहिए? क्या उसके मन का विश्लेषण है, क्या वो सोच रहा है? क्योंकि कर्नाटक में राजनीति थोड़ी अलग चलते हुए हम देखते हैं। दक्षिण का राज्य जरूर है लेकिन दक्षिण में भी थोड़ा अलग चलता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। मैं गिरगिट हूं, रंग बदलना। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी जो कि मार्केट कैप के लिहाज से है, वो है नाइकी के बारे में। दरअसल 62% वर्ल्ड एथलीट मार्केट का जो मार्केट शेयर है वो नाइकी कैप्चर करता है, और हम सब जानते हैं किस तरह से इस ब्रांड की डोमिनेंस दुनिया भर में देखने को मिलती है। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो करीब 1964 में हुई थी, और इसकी शुरुआत ओरिगन्स के एक ट्रैक एथलीट फिलिप नाइट और उनके कोच बिल बोवरमैन साहब ने की थी। और शुरुआती कारोबार में नाइकी जूते बनाने कामकाज में तो नहीं थे, लेकिन हाँ ओइंटसुका टाइगर जिसके जूते आपने अक्सर मॉल में देखे होंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार के अंदर ज़रूर दिखाई पड़ती थी। नाइकी ने जब शुरुआत की थी तब ये नाइकी के नाम से नहीं, दरअसल इसका नाम नाइकी है, नाइक नहीं है। नाइकी की जो शुरुआत हुई थी वो नाइकी के नाम से नहीं हुई थी, जबकि ब्लू रिबन स्पोर्ट के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। 1971 में ही इसका नाम बदला गया था नाइकी के तौर पे। 1971 में ही कंपनी को वो टिक का जो लोगो है वो मिला था। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइकी का जो लोगो है वो कैरोलिन डेविडसन ने डिज़ाइन किया था, जो कि एक इंस्पायर है जो ग्रीक गॉडेस हैं उनके विंग्स से इसे इंस्पायर किया गया है। शुरुआत में इस लोगो को डिज़ाइन करने के लिए $35 दिए गए थे, लेकिन जैसे जैसे इसकी वैल्यू रियलाइज़ होनी शुरू हुई, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स थे उन्होंने इस डेविडसन को एक एग्जीक्यूटिव डिनर पे बुलाया, और डिनर पे बुलाने के बाद उन्हें एक डायमंड सेट रिंग दी जिसके ऊपर वो टिक बना हुआ था, और साथ वेलकम बैक। कर्नाटक का चुनावी दंगल किसके वादे में दम, चुनाव अड्डा में बातचीत जारी है। और अब कुछ और चीजों का रुख करते हैं। मसलन इस चुनाव में जो
भाषाई युद्ध थोड़ा सा चल रहा है, जो जुबानी जंग है उसने भी थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न लिए। अमिताभ जी, अभी तो जैसे हमारी प्रवक्ता बैठी हैं कांग्रेस की, उन्होंने माननीय और सम्मानीय प्रधानमंत्री कहा, एंड आई होप कि उन्होंने वो बात एक दिल से कही, लेकिन अब इसी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अब शब्द का प्रयोग किया, चलिए वो हो गया। उसके बाद जो उनके सुपुत्र हैं वो भी प्रधानमंत्री के लिए थोड़े गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा क्या ये कांग्रेस से हो जा रहा है, गलती के तौर पे हो रहा है? वैसे लगता तो नहीं कि गलती होगी, या फिर जानबूझ के कोई टैक्टिक्स है जो मुझे समझ में नहीं आई। महिमा जी, आ रहा आपके पास हो रहा है तो समझ में। हाँ जी, बोलिए। या अगर गलती के तौर पे हो रही है तो ठीक है, समझ में आ सकता है, लेकिन अगर ये किसी स्ट्रैटेजी के तौर पे है तो ये काफी गलत। पर ये गलती भी कैसे हो सकती है? क्या इतना तो मतलब सब जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, इतने बड़े नेता है, गलती तो कैसे होगी? तो फिर तो मैं इसको फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात कहूंगा, क्योंकि अगर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की जर्नी देखी है गुजरात से अभी तक, तो जितना अटैक प्रधानमंत्री के ऊपर किया गया है उससे वो ज्यादा मजबूत ही हुए हैं। और किसी भी विधानसभा चुनाव में जो चुनाव एक सीएम फेस के ऊपर हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह से आरोप लगाना या कोई भी स्टेटमेंट देना, भले ही गलती हो, स्ट्रैटेजी हो, जो भी हो, वो सही नहीं है। क्योंकि आप देखिए परिवेश को समझिए, चुनाव के कोई भी सीएम रिटर्न होके आया नहीं है 1985 से, एंटी इनकम्बेंसी है, करप्शन चार्जेस है, लोग छोड़ के जा रहे हैं बीजेपी। तो एक ऑलरेडी पिच जब बना हुआ है तो आप वहां पर ये डाइवर्जन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? पीएम पे अटैक करना, बजरंग दल पे को बैन करना और भी बाकी सारी चीजें। एक फोकस्ड कैंपेन पे कांग्रेस क्यों नहीं चल रही है जब एन इलेक्शन इज देयर फॉर द टेकिंग एंड इट इज एन इलेक्शन फॉर द कांग्रेस टू लूज ऑल्सो? क्योंकि अगर ये इलेक्शन कांग्रेस नहीं जीत पाती है तो फिर बहुत सारे सवाल उनकी लीडरशिप और उनके प्रोस्पेक्ट्स पे खड़े होते हैं। क्योंकि कर्नाटक में एक ऐसा राज्य है जहां जो पार्टी चुनाव जीतती है लेकिन कोई और पार्टी भी सरकार बना लेती है। तो बहुत सारी बातें हैं, इन सब चीजों का ध्यान पार्टी को रखना होगा और रख भी रही होगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर हो जाए, हंग असेंबली हो जाए, तो कोई जरूरी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, जैसे बीजेपी की नहीं बनी थी 2018 में। तो ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को इन भटकाऊ चीजों से बचना चाहिए और एक लोकल मुद्दों को उठाते हुए एक लोकल कैंपेन के बेसिस पे चुनाव जो वो लड़ रहे हैं अभी तक। क्योंकि देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल और मध्य प्रदेश, यही 4 राज्य हैं जहां कांग्रेस ने बीजेपी को लार्जली 1-to-1 कॉन्टेस्ट में हराया है। और वहां से सीख लेते हुए लोकल कैंपेन, कंबाइंड लीडरशिप, प्रधानमंत्री या नेशनल इश्यूज पे फोकस ना रखते हुए कैंपेन को चलाना ही कांग्रेस के लिए यहाँ फायदेमंद होगा। ठीक है, महिमा जी आप कुछ कहना चाह रही थी। मेरा उसमें एक छोटा सा सवाल ऐड यही है कि जब आप अभी जितने मुद्दे गिना रही थी, जो बातें गिना रही थी, अगर आपको उन पे इतना ही भरोसा है तो फिर कैंपेन की लैंग्वेज में वो भी प्रधानमंत्री के लिए आप शब्दों का प्रयोग क्यों? मैं बिल्कुल जो मुद्दे बता रही हूँ उन्हीं पर हमारी पार्टी का फोकस है विपिन जी। लेकिन जो पार्टी और उसके नेता और हम सब के गृह मंत्री जब सांप, नेवला, कुत्ता, बिल्ली बोलते हैं विपक्ष को, तो फिर उन्हें तो तैयार रहना चाहिए ना टू टेस्ट। नहीं देखिए, मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा ही जवाब आएगा, लेकिन देखिए वो, लेकिन अभी इस तरह के शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए बैक टू बैक पहले पार्टी के अध्यक्ष कर रहे हैं, फिर उनके सुपुत्र कर रहे हैं, ये तो शायद अच्छी बात नहीं है। देखिए ऐसा है कि देश के अंदर राजनीति में गरिमा बनाए रखना सत्ता पक्ष का उतना ही दायित्व है जितना विपक्ष का है विपिन जी। इस बात से तो आप सहमत होंगे जरूर। और जब सत्ता पक्ष ही जिस तरह संसद में वो हल्ला करते हैं और संसद को जो है वो एक तरह से उध्वस्त करते हैं, संसद की गरिमा को, वहीं वो भाषणों में करते हैं, वहीं उनके नेता करते हैं। बजरंग दल जैसे जो संगठन है वो उनके नीचे पलते रहते हैं और वो उनको चुप कर। तो आप मानेंगे कि क्या गलती हुई अध्यक्ष साहब से, खड़गे साहब से? खड़गे साहब ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ये आज दौर ऐसा हो गया है कि इस देश के अंदर नफरत की जो आगजनी भाजपा ने फैलाई है। देखिए महिमा जी, बाकी सारे सब ये थोड़ा मुझे आउट ऑफ प्लेस लग रहा है आपका जवाब। मैंने कहा आज नफरत की जो आगजनी भाजपा फैला रही है इस देश के अंदर, उसमें यदि बोलते नहीं बनता तो चुप रहते भी नहीं बनता विपिन जी।
इसलिए किसी ना किसी तरह से उनको ये बताना जरूरी है कि आप सांप नेवला कुत्ता बिल्ली कहेंगे तो आपके विष की बात तो थोड़ी बहुत हमें भी करनी ही पड़ेगी। जी राजीव जी। मैं तो कह रहा हूँ दीजिए गाली, और भी 4 गालियां निकालिए, बोलिए अभी टीवी के ऊपर ही बोलिए। देश के प्रधानमंत्री को जितनी गालियां दे सकते दीजिए। हम जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे वो तो तब से झेल रहे हैं, तब भी सोनिया गांधी जी ने इनको मौत का सौदागर कह दिया था। ये आज से नहीं दी जा रही है गाली, नफरत है ना भरी हुई है मन में। गांधी जी जिनको मणिशंकर अय्यर ने नीच कह दिया था, ये नफरत भरी हुई है ना, नफरत भरी है तो बाहर निकल रही है। देखिए इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री को चुना है, आपकी नफरत से उनका कद छोटा नहीं हो जाएगा, आपकी नफरत से नहीं। अगर जनता उनसे प्रेम करती है और आपकी पार्टी और राहुल गांधी जी को पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता भी उनसे दूरी बना लेगी। और जितना आप देश के प्रधानमंत्री को गाली निकालेंगे उतना आप जनता से दूर चलते चले जा रहे हैं, उतनी आप दूरी बनाते चले जा रहे हैं। अरे भाई देश के प्रधानमंत्री को बार बार आप नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हैं, प्रधानमंत्री पद की तो गरिमा रखिए, कम से कम प्रधानमंत्री पद की तो गरिमा रखिए। आप नरेंद्र मोदी जी को, और अभी भी मैं कहता हूं महिमा जी, अभी भी कोई गाली निकालनी है तो निकालिए, आपको मौका है टीवी पे, हम सुनने के लिए तैयार हैं उस गाली को भी। और आपको कि आपने खुद ही कह दिया, हाँ बोलिए, कह दिया, जस्टिफाई भी कर दिया जल्दी से क्यों निकाल जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, ये उसी प्रधानमंत्री के शब्द हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के, जिनके पद की गरिमा की बात यहाँ हो रही है। चलिए ठीक है, लेकिन महिमा जी एक बात कहूँ, ये इस बात पे मैं डिसएग्री करूंगा कि आप उधर का तर्क देके कहें कि हम भी वही करेंगे, फिर ये चीज आउट ऑफ प्लेस चली जाती है। जो गलत है वो गलत है, जब उन्होंने बोला होगा वो गलत था, लेकिन ये भी गलत है, इसको सही तो नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो सही था या गलत था। खैर मैं फटाफट ट्रैकर की बात पर आऊंगा। गलत था, वो गलत था, ये तो आप मान रहे हैं, तो भाजपा माफी मांगने की शुरुआत कर दे सोनिया गांधी जी से, उसके बाद उम्मीद करें। कार्तिक है, ठीक है, मुझे नहीं लगता ये बहस कहीं खत्म होगी क्योंकि आप राजनेता इसको इसी तरीके से आगे लेते जाएंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना ये तो ठीक नहीं है। और आप कह रहे हैं लेकिन विपिन जी एक सेकेंड, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि फिर बीजेपी ने भी पलटवार किया सोनिया गांधी जी पर? तो मैंने तो जिक्र किया ना, मैंने नहीं तो अभी कर्नाटक में, मैं कर्नाटक का बता रहा हूं आपको, जैसे ही ये गलत बात बोली गई कांग्रेस द्वारा, बीजेपी ने भी गलत बात बोली, उनके लीडर ने सोनिया गांधी जी के लिए बोली। कहने का मतलब है डिस्कोर्स दोनों तरफ से काफी नीचे का हो गया है और इसमें जो सबसे बड़ी सफरर है वो जनता है। सही है, तो बचना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को। अगर आपको क्वेश्चन नहीं, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन कांग्रेस के प्रवक्ता से कर रहे हैं तो आप बीजेपी के प्रवक्ता से भी सेम क्वेश्चन करिए। उन्हीं के लीडर ने भी कांग्रेस की चेयरपर्सन को बोला, जो फॉर्मर चेयरपर्सन को, आप, मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा, बट वो भी 4 दिन पुराना बयान ही है। नहीं तो ये हम दोहरे मापदंड ना रखें। नहीं, दोहरे मापदंड की बात नहीं है, इसीलिए उन्होंने जब वो बात बोली जर्सी गाय वाली तो मैंने वो बात कही कि वो भी गलत है। जो आप कह रहे हैं उसका मुझे नहीं आइडिया है क्योंकि यहाँ ये थोड़े हायर लेवल पर आई कि खड़गे साहब ने बोला और प्रधानमंत्री ने बोला, लोकल लीडर ने कहा होगा वो गलत है। देखिए किसी को भी इस तरह की बात करना गलत है, लेकिन जब आप देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं और वो भी कौन कर रहे हैं, खड़गे साहब, उनका भी अपना एक स्टेचर है। ऐसा नहीं कि वो विपक्ष के सिर्फ नेता या कांग्रेस का अध्यक्ष है, उनके मुंह से जब ये चीज आती है, और कई बार पार्टियां अपने जो नेता होते हैं, छोटे नेता होते हैं, उनके बयानों से किनारा भी करती है। हो सकता है बीजेपी को पूछे तो कह दे कि उनका अपना बयान है, उन्होंने किनारा किया उससे कि हम उससे हटते हैं, वो उनकी अपनी बात है, ये हो सकता है। एनीवेज मैं ट्रैकर पे आता हूं इस समय क्योंकि सेफोलॉजिस्ट भी है। कार्तिकेय, आप मुझे ये बताइए इस समय की स्थिति क्या है? इस समय की स्थिति विपिन जी यही है कि लास्ट जो भी नंबर्स अगर आप उठा के देखेंगे उसमें कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन जो स्थिति आखिरी कुछ दिनों में चुनाव के बनती है वो कुछ भी हो सकती है। अंत में मुझे लगता है कांग्रेस को एज है एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, जो मोस्टली, और जो बीजेपी के अंदर जो एक कर्नाटक की यूनिट में जो आप देख रहे हैं डेवलपमेंट्स, उसकी वजह से, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, महंगाई हो गई। लेकिन अंत तक आते आते ऐसा पॉसिबल है कि जो कांग्रेस अभी आपको नंबर्स में हाफ वे मार्क पार करती हुई दिख रही है, वो जो अमिताभ भाई ने कहा ऐसा हो सकता है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, लेकिन वो मेजॉरिटी क्रॉस ना कर पाए। ऐसे में कर्नाटक का एक बहुत ही मिस्चीवियस हिस्ट्री रही है, तो सरकार कौन बनाएगा ये देखना अहम होगा। इसीलिए मैंने कहा कि अलग अलग राज्य, राजीव जेटली क्विकली
राहुल गांधी अपने हर सभा में हर उसमें दावा कर रहे हैं कि सरकार तो इस बार हमारी बनेगी। ट्रैकर अब ट्रैकर ही है, लेकिन अभी तो जो कार्तिकेय बता रहे हैं कि उसमें कांग्रेस आगे चल रही है। आपका क्या विश्लेषण है? राहुल गांधी अगर ये दावा भी नहीं करेंगे तो राहुल गांधी थोड़ी रह जाएंगे। राहुल गांधी जाकर के दावा ही करेंगे कि हमारी बनेगी, मगर तो कांग्रेस के जो अपने लीडर हैं वो उनको एहसास है कि राहुल गांधी अगर थोड़ी देर और रह लिए तो जो बची खुची आंकड़े हमारे आ रखे हैं वो भी गायब हो जाएंगे। तो राहुल गांधी जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कर्नाटका एक्सप्रेस ट्रेन में गर्मियों में कंबल लेके बैठते हैं, छुपते छुपाते पहुंचते हैं कर्नाटका में कि मुझको भी कंपेयरिंग करने दीजिए, मुझे भी प्रचार का हिस्सा बना लीजिए। अगर वो प्रचार का हिस्सा जितना बनेंगे उतना बड़ा नुकसान। ठीक है, चलिए उनकी बात हुई, लेकिन आपका अपना विश्लेषण क्या है? बीजेपी की सरकार बन रही है? मैं आपसे पूछ रहा था जेटली। हाँ, नहीं बन रही है तो सबको मालूम है कांग्रेस, तो राहुल गांधी जी को भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट करने वाली है कर्नाटका के अंदर। ठीक है, ये आपका हो गया कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। विजय ग्रोवर, विजय जी आपसे, एक तरफ नंबर्स हैं, एक तरफ दावे हैं, क्या होता दिख रहा है? देखिए, जहां तक ये पूरा चुनाव प्रचार है, पिछले 4-5 दिन में जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने पूरा कैंपेन हाईजैक कर लिया है, जो असली मुद्दा जिसपे ये कैंपेन स्टार्ट हुआ था, भ्रष्टाचार का, पे सीएम वाला, आपको याद होगा 40% कमीशन का, जो कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी माना। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स विल बी पेड ऑन टाइम। तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने एक मॉरल एक्सेप्टेंस उसको ले लिया था कि करप्शन इन कॉन्ट्रैक्टर्स वाज अ बिग इशू। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं अब दिख रहा है कि अगर ये चुनाव बीजेपी यहाँ से खींचती है तो वो सिर्फ मोदी के करिश्मा पे होगी और न केवल न कि सरकार की जो परफॉर्मेंस रही है उस पर होगी। तो क्लियरली नाउ द नेक्स्ट 5 डेज जो कैंपेन है साफ तौर से दिखाता है कि अगर मोदी अपने करिश्मा पे पार्टी को जिता सकते हैं तो होगा, लेकिन यहाँ की जो स्थानीय सरकार थी जिस पर की करप्शन के इतने चार्जेस थे जी, शायद समय मेरा समाप्त हो गया। विजय जी, तो आप सही कह रहे हैं कि अगले 5 दिन और रहेगा इस पर फोकस। प्रधानमंत्री मोदी खुद उतरे हुए हैं इस समय, और ठीक है उनकी शख्सियत है तो वो एक अट्रैक्शन भी लेकर आते हैं, अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखते हैं। महिमा जी हाथ उठा रही हैं, लेकिन महिमा जी समय समाप्त हो गया। लेकिन ठीक है, आपने अपनी बात रखी, बीजेपी ने अपनी बात रखी, विश्लेषकों ने अपनी बात रखी, और जैसा मैंने कहा कर्नाटक की राजनीति है साउथ की, लेकिन थोड़ी अलग चलती है। देखना हमें भी होगा, थोड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट होता हुआ नजर आएगा। जेडीएस की आज ज्यादा बात कर नहीं पाए, लेकिन अभी और 3-4 दिन इस पर डिबेट चलती रहेगी, तब जरूर निकलेगी। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।